नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चौहान एजुकेशन हब में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी पेडागोजी के बारे में। एक पार्ट हमारा हिंदी पेडागोजी का हो चुका है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं आप। और ये है हमारा पार्ट 2। इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट 20 प्रश्नों का विश्लेषण हम इस वीडियो में करेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और साथ ही में हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी नहीं भूलें। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो मित्रों, आप प्रथम प्रश्न स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्क्रीन पर प्रथम प्रश्न हमारा है कि बालकों की भाषा शिक्षण की शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। बालकों की भाषा शिक्षण की शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। तो ऑप्शन में है हमारा मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, प्रादेशिक भाषा और द्वितीय भाषा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। बालकों की भाषा शिक्षण का यदि आप करवा रहे हैं तो उसकी शिक्षा का माध्यम कैसी भाषा होना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मातृभाषा। नंबर 1 ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। 1 नंबर ऑप्शन मातृभाषा। बालकों को भाषा सिखाना चाहते हैं तो आप उसको मातृभाषा में पढ़ाइए, मातृभाषा में शिक्षण कराइए, तो बालक अधिक रुचि लेगा। क्योंकि राष्ट्रभाषा है, प्रादेशिक भाषा और द्वितीय भाषा जो कि बालक थोड़े कम जानते हैं, तो मातृभाषा में यदि प्रारंभिक अध्ययन हम करेंगे तो बालक भाषा को सीखने में अधिक इंटरेस्ट लेगा, रुचि लेगा। तो इस तरीके से हमारा प्रथम प्रश्न का आंसर होगा मातृभाषा। मातृभाषा में बालक को किस भाषा शिक्षण की शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। इस तरीके से अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, गद्य शिक्षण की प्रभावशाली शिक्षण प्रविधि है। गद्य और एक होता है पद्य। तो गद्य शिक्षण की प्रभावशाली प्रविधि हमें पूछी है। नंबर 1 ऑप्शन है हमारा व्याख्यान विधि, प्रत्यक्ष विधि, स्पष्टीकरण विधि और इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा स्पष्टीकरण विधि। गद्य शिक्षण की प्रभावशाली प्रविधि है वो है स्पष्टीकरण विधि। तो आप कह सकते हैं इसका करेक्ट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन, स्पष्टीकरण विधि गद्य शिक्षण की प्रभावशाली प्रविधि है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। नंबर 1 ऑप्शन है ज्ञान, नंबर 2 है मनोरंजन, नंबर 3 है कौशल और नंबर 4 है ज्ञानोपयोग। यहाँ पर ज्ञानोपयोग है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मनोरंजन। मनोरंजन व्याकरण शिक्षण का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन, मनोरंजन व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। बाकी उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना हमारा व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य है। नंबर 2 कौशल, कौशलों का विकास करना। कौशल होते हैं हमारे 4, LSRW ये होते हैं हमारे 4 भाषाई कौशल। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये हमारे 4 कौशल। और इन 4 कौशलों का विकास करना हमारा बिल्कुल व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य होता है। और ये नंबर 3 ज्ञानोपयोग, ज्ञानोपयोग ये भी भाषा शिक्षण का हमारा उद्देश्य होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा मनोरंजन व्याकरण शिक्षण का कोई उद्देश्य नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ मनोरंजन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, व्याकरण शिक्षण की प्रवृत्ति है। व्याकरण शिक्षण की प्रवृत्ति है। नंबर 1 साहित्यिक, नंबर 2 व्यवहारिक, नंबर 3 दोनों और नंबर 4 कोई नहीं। तो व्याकरण शिक्षण की प्रवृत्ति होती है वो साहित्यिक भी होती हैं और व्यवहारिक भी होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोनों, व्यवहारिक और साहित्यिक दोनों ही व्याकरण शिक्षण की प्रवृत्ति होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 5वां प्रश्न है हमारा, भाषा का मुख्य कौशल है। भाषा का मुख्य कौशल, तो मैंने आपको वीडियो में पहले भी बता दिया है कि भाषा के मुख्य रूप से 4 कौशल होते हैं। LSRW मैंने पहले भी बताया, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना और उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा भाषा के कौशल है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना और उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि है। मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि है। 1 ऑप्शन है आगमन विधि, नंबर 2 है निगमन विधि, नंबर 3 है अनुकरणात्मक विधि और नंबर 4 है हमारा प्रदर्शन विधि। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि है वो होगा अनुकरण विधि। अनुकरण का मतलब होता है किसी का अनुकरण करना। कोई आपको बोलकर सुनेगा तो आप उसका अनुकरण करोगे, एक आदर्श वाचन करेगा जिसका हमें अनुकरण करना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनुकरण विधि। मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा 7वां।
भाषा अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक, शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक BS ब्लूम, IK डेविस, BO स्मिथ और रॉबर्ट ग्लेसर। तो गाइस जिसका करेक्ट आंसर होगा IK डेविस। IK डेविस इसका करेक्ट आंसर होगा। IK डेविस जो कि शिक्षण अधिगम प्रबंधन के प्रवर्तक हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है। शिक्षा के उद्देश्यों को क्लासिफाई किसने किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है वो BS ब्लूम ने किया है। इसका करेक्ट आंसर होगा BS ब्लूम, भाषा के शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सूक्ष्म से स्थूल, सूक्ष्म से स्थूल नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हुआ है, स्थूल है। सूक्ष्म से स्थूल, सूक्ष्म से स्थूल शिक्षण सूत्र की पालना किस विधि के अंतर्गत होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा निगमन विधि। निगमन विधि में सूक्ष्म से स्थूल की तरफ होता है शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं आगमन विधि और ये होती है निगमन विधि। आगमन विधि तो चलती है उदाहरण से नियम की तरफ, उदाहरण से नियम, और ये चलती हैं सूक्ष्म से स्थूल से सूक्ष्म चलती हैं, स्थूल से सूक्ष्म। और निगमन विधि होती है वो होती है नियम से उदाहरण की तरफ और सूक्ष्म से स्थूल की तरफ। तो निगमन विधि यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में कार्य करते हुए विद्यार्थी किस विधि का प्रयोग करता है? प्रयोगशाला में यदि कोई विद्यार्थी काम कर रहा है तो किस विधि का प्रयोग करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आगमन विधि। आगमन विधि होती है जिसमें आप उदाहरण से नियम की तरफ चलते हैं, और प्रयोगशाला में भी सेम सिस्टम होता है, इसमें आपको नियम खुद बनाने होते हैं। तो प्रयोगशाला में हमारी आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। भाषा के मुख्य तत्व होते हैं, भाषा के मुख्य तत्व होते हैं। नंबर 1 ध्वनि, नंबर 2 संकेत, नंबर 3 चिन्ह, नंबर 4 सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सभी। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ध्वनि, संकेत, चिन्ह, सभी यहाँ पर भाषा के मुख्य तत्व होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए उत्तम विधि है। प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए उत्तम विधि है। नंबर 1 ऑप्शन है हमारा आगमन विधि, नंबर 2 है निगमन विधि, नंबर 3 है समस्या समाधान विधि, नंबर 4 व्याख्यान विधि। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आगमन विधि। आगमन विधि है जो कि प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए उत्तम विधि है। अगला प्रश्न है हमारा हिंदी भाषा से। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या होती है वो होती है 11। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या होती है वो होती है 11। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य होता है। मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य होता है नंबर 1 ऑप्शन मानसिक विकास, नंबर 2 है शारीरिक विकास, नंबर 3 बौद्धिक विकास और नंबर 4 है ऑप्शन है हमारा उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि मातृभाषा का उद्देश्य हमारा मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक और सभी प्रकार का विकास, मतलब कि सर्वांगीण विकास कह सकते हैं हम। सर्वांगीण विकास करना होता है हमारा मातृभाषा का उद्देश्य। अगले प्रश्न है हमारा, हिंदी भाषा में मूल व्यंजनों की संख्या होती है। हिंदी भाषा में मूल व्यंजनों की संख्या होती है वो होती है 33। तो इसका 4 नंबर ऑप्शन है वो होगा करेक्ट आंसर। हिंदी भाषा में मूल व्यंजनों की संख्या होती है वो 33 होती है। भाषा की प्रथम सार्थक इकाई होती है। भाषा की प्रथम सार्थक इकाई, हमारा प्रश्न है भाषा की प्रथम सार्थक इकाई तो होता शब्द। शब्द भाषा की प्रथम सार्थक इकाई होती है। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा शब्द। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, मातृभाषा का अर्थ है। मातृभाषा का अर्थ होता है परिवार की भाषा, माँ की भाषा, पिता की भाषा और उपयुक्त सभी।
तो करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी। मातृभाषा का मतलब होता है कि परिवार में जो बोल रहे हैं भाषा, माता पिता की जो सभी की भाषा, वो भी परिवार के अंदर ही आते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न हमारा, गद्य साहित्य का प्रकार या स्वरूप है। गद्य साहित्य का मुख्य प्रकार या स्वरूप है। नंबर 1 ऑप्शन है वर्णनात्मक गद्य, सृजनात्मक गद्य, भावात्मक गद्य और उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर भी होगा उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19। माध्यमिक स्तर पर गद्य शिक्षण की विधि उपयोग में ली जाती है। माध्यमिक स्तर पर गद्य शिक्षण की प्रयोग में विधि ली जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि है वो गद्य शिक्षण के लिए विधि उपयोग में ली जाती है, वो माध्यमिक स्तर पर। माध्यमिक स्तर पर प्रश्नोत्तर विधि। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि है। व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि है वो आगमन निगमन विधि। तो करेक्ट आंसर हुआ वो हमारा आगमन निगमन विधि। तो गज ये तो थे हमारे आज के 20 प्रश्न। आपके इसमें से कितने करेक्ट होते हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और साथ ही में हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।